मेरा नाम मेघना है। मेरी अभी नई नई शादी हुई थी और मैं अपनी शादीशुदा जिंदगी से बहुत खुश थी। खुश होती भी क्यों नहीं, आखिरकार मेरा पति मेरा बहुत ख्याल रखता था, मुझ पर लाखों रुपए खर्च करता था। मेरा पति हर रोज मेरे लिए एक नया सूट खरीद कर लाता था। हर हफ्ते मुझे ढेर सारी शॉपिंग करवाया करता था। यहाँ तक कि हर दूसरे तीसरे दिन वो मुझे कोई न कोई ज्वेलरी देता रहता था। मुझे फूलों का बहुत शौक था। मुझे फूलों की महकती हुई खुशबू बहुत अच्छी लगती थी। ये बात जब मेरे पति को पता चली तो शादी वाले दिन से ही उन्होंने अपने घर में रखे बड़े से और सुंदर से फ्लावर पॉट में खुशबूदार और ताजे फूल रखना शुरू कर दिए। वो फिक्र से रोज ताजे फूल उस फ्लावर पॉट में रख दिया करते थे और सख्ती से कहते कि इन फूलों को तुम हाथ मत लगाना और ना ही ये फ्लावर पॉट यहाँ से हटना चाहिए। मैं बहुत खुश थी कि मेरे पति मुझसे बहुत प्यार करते हैं। लेकिन एक दिन जब मेरा पैर फिसला और मुझसे गलती से फ्लावर पॉट गिर गया तो फ्लावर पॉट में मौजूद सारे फूल जमीन पर बिखर गए थे। उसके साथ ही एक और चीज भी थी जिस पर मेरी नजर गई। उसे देखते ही मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई और मन किया कि मैं अपने पति को जान से मार दूं, क्योंकि उन्होंने तो मैं तेजी से चल रही थी और बार बार पीछे पलटकर देख रही थी। वो अजीब सा इंसान ना जाने कब से मेरे पीछे पीछे चल रहा था। एक तो रात होने वाली थी और फिर बारिश भी बहुत तेज थी। ये सब कुछ मुझे बहुत डरावना लग रहा था। सुनीता आंटी की बात ठीक थी, मुझे अर्पित को अपने साथ लेकर आना चाहिए था, मगर मेरी जल्दबाजी की आदत थी जो मुझे हमेशा परेशानी में डाल दिया करती थी। मैं अपने आप को बुरा भला कहती हुई जल्दी जल्दी चल रही थी। मुझे जल्द से जल्द पहुंचना था। तभी वो शेव वाला लड़का बिल्कुल मेरे बराबर में चला आया और कहने लगा कि सुनिए। तो मेरे कदम और ज्यादा तेज हो गए थे। वो कहने लगा कि 1 मिनट मेरी बात तो सुनिए, रुक जाइए, मैं कोई चोर नहीं हूँ। इससे पहले मैं भागने लग जाती तभी मुझे उसकी जोरदार आवाज सुनाई दी थी। मैं चौंक कर रुक गई और मुड़कर ध्यान से उसको देखने लगी। वो कोई चोर नहीं था तो फिर इतनी देर से मेरा पीछा क्यों कर रहा था। वो छोटा सा पाउच मेरी तरफ बढ़ाकर कहने लगा, ये आप जब वहां दुकान से निकली तो गिर गया था। मैंने जल्दी से पाउच लिया और कहा, ओहो ये गिर गया। उस पाउच में मेरी गोल्ड की रिंग मौजूद थी। मैंने जल्दी से पाउच खोला और उसमें अपनी गोल्ड की अंगूठी चेक की तो टिश्यू पेपर में लिपटी हुई मेरी गोल्ड की अंगूठी अभी भी उसमें मौजूद थी। मैंने अपने पर्स से पैसे निकालकर दुकानदार को दिए होंगे तो पाउच वहां गिर गया होगा। वो तो मेरा ही सामान मुझे देने के लिए आया था और मैं उस लड़के के बारे में न जाने क्या क्या सोच रही थी। मैंने उसको थैंक यू बोला और सॉरी भी कहा। मैंने कहा मैं आपको गलत समझ बैठी थी। तो उसने कंधे उचकाए और कहा कि जैसा आप मुझे समझ रही हो मैं बिल्कुल भी वैसा नहीं हूँ। उसकी बात पर मैं शर्मिंदा हो गई थी। मैंने कहा नहीं नहीं ऐसा नहीं है। उसे तसल्ली देते हुए मैं फौरन आगे बढ़ गई थी। मैं एक ऐसी लड़की थी जो अपनी जिंदगी को अपने मुताबिक गुजारना चाहती थी। मुझ में कूट कूट कर जल्दबाजियां भरी हुई थी। मम्मी मेरी इस हरकत से खुश भी हुआ करती थी और कभी कभी मेरी ये जल्दबाजी वाली हरकत मुझे नुकसान भी पहुंचा देती थी। मम्मी जो काम करने में 2-3 घंटे लगा दिया करती थी मैं उसको सिर्फ आधे घंटे में कर दिया करती थी। मुझे काम शुरू करने से पहले काम खत्म करने की जल्दी होती थी और मैं सारा काम झटपट निपटा लिया करती थी। मेरी मम्मी कहती थी कि तुम जल्दबाजी से काम मत किया करो, बस आराम से काम किया करो। मम्मी मुझे हमेशा यही एडवाइस दिया करती थी, लेकिन मैं उनकी बात पर ध्यान नहीं देती थी। मैं अपने घर में सबसे छोटी और लाडली थी। मेरी 2 बहनों की शादी हो चुकी थी और एक छोटा भाई भी था। मेरे पापा पुलिस में थे, लेकिन अब उनकी उम्र काफी हो गई थी, इसलिए वो रिटायर्ड थे। मेरे पापा अब ज्यादातर घर में ही रहते थे और लोगों को अपनी कामयाबी के किस्से सुनाने में सबसे ज्यादा माहिर थे। वैसे तो मैं सपनों की दुनिया में विश्वास नहीं रखती थी, मगर ना जाने मैं भी कैसे बहक गई थी। मुझे उससे मोहब्बत हो गई थी जिसके साथ मेरा कोई मैच नहीं था। मेरी एंगेजमेंट मेरे पापा के दोस्त के बेटे नीरज के साथ हो गई थी। नीरज के साथ मेरा कोई मोहब्बत वाला मैटर नहीं था। ये एंगेजमेंट अभी कुछ समय पहले ही हुई थी। नीरज के पापा और मेरे पापा आपस में बहुत अच्छे दोस्त थे और उसकी मम्मी सुनीता आंटी से भी मेरी मम्मी की अच्छी जान पहचान थी, इसलिए वो हमारे घर जल्दी जल्दी आती जाती रहती थी। उन्होंने मुझे अपने बेटे के लिए पसंद कर लिया था। नीरज का एक बड़ा भाई भी था और 2 बहनें थी। दोनों ही बहनों की शादी हो चुकी थी। रिश्ते की पहल नीरज की फैमिली की तरफ से हुई थी। जब उन्होंने मेरा हाथ नीरज के लिए मांगा था तो मेरे मम्मी पापा उन्हें इनकार न कर सके थे।
इस रिश्ते से ऐतराज तो मुझे भी नहीं था। नीरज कोरियर कंपनी में काम करता था, उसमें आगे बढ़ने का टैलेंट था। सुनीता आंटी को उम्मीद थी कि वो आगे चलकर और भी कामयाब होगा। वैसे तो सुनीता आंटी के घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी, सब कुछ बिल्कुल ठीक ठाक चल रहा था कि अचानक विशाल मेरी जिंदगी में चला आया था। मुझे रास्ते में किसी ने पुकार कर पूछा कि सुनिए, जरा आप ये एड्रेस बता देंगी कि ये कहाँ का एड्रेस है। मैं उसे देखते ही चौंक गई थी। उसके चेहरे पर भी कुछ ऐसे ही एक्सप्रेशन थे। ओह आप! उसने मुझे फौरन ही पहचान लिया था। कहने लगा कि एड्रेस यहीं का है ना। मैंने कहा हाँ, ये तो मेरे ही घर का एड्रेस है। वो मेरी बात पर चौंक गया। फिर मैं भी थोड़ी परेशान हुई कि मुझे इस तरह उसे अपने घर के बारे में नहीं बताना चाहिए था। क्या पता वो कौन था और क्या चाहता था। वो वही लड़का था जिसने उस दिन मुझे मेरा पाउच वापस लौटाया था, और मैं यही समझकर उससे भाग रही थी कि कहीं वो मेरा पीछा न कर रहा हो। लेकिन अब तो वो मेरे ही घर की तलाश कर रहा था। वो कहने लगा कि आप मुझे बता देंगी कि मुझे किस तरफ जाना है। वो मुझे सोचता हुआ देखकर मुझसे सवाल करने लगा। मैं परेशान हो गई। मैंने अपनी घर की तरफ इशारा किया और उसे अपने साथ अपने पापा के पास ले गई। वो शायद मेरे पापा से उनकी नौकरी से रिलेटेड कोई बात करना चाहता था। शायद वो भी पुलिस में भर्ती होना चाहता था, इसलिए तो हमारे घर का एड्रेस पूछ रहा था। मैं उसे अपने साथ अपने घर ले आई थी। फिर मुझे ये भी एहसास हो गया कि वो मेरे पापा का ही कोई जानने वाला है। अब अक्सर ही मुझे विशाल दिखाई दे जाता था। उसने अपना गेटअप भी पहले से चेंज कर लिया था। कहाँ वो बड़े से शेव के साथ कोई चोर सा लगता था, और अब वो क्लीन शेव के साथ एक हैंडसम लड़का लग रहा था। जब मैंने उसे बिना शेव के देखा तो मैं उसे देखती ही रह गई थी। वो बहुत स्मार्ट था, लेकिन मैं उसकी स्मार्टनेस पर फिदा होने वाली नहीं थी। मैं खुद भी काफी खूबसूरत थी। गोरा रंग, लंबे काले घने बाल और नीले रंग की आंखें मेरी खूबसूरती का सबूत देती थी। सुनीता आंटी ने मुझे अपने बेटे के लिए मेरी खूबसूरती देखकर ही पसंद किया था। विशाल कभी कभी रास्ते में चलते फिरते मुझसे बात कर लिया करता था, और मैं भी उससे बात कर लिया करती थी, क्योंकि किसी से बातचीत करने में कोई हर्ज नहीं है। इस तरह हम दोनों की इतनी जान पहचान तो हो ही गई थी कि हम दोनों एक दूसरे से बेझिझक बोल लिया करते थे। मगर विशाल के अंदाज में खास बात थी। वो बहुत प्यार से बोला करता था और उसकी आवाज बिल्कुल बारीक थी। ये सब कुछ मुझे बहुत इम्प्रेस करता था, लेकिन मैं फिर भी उससे ज्यादातर दूर रहने की ही कोशिश करती थी और चाहती थी कि हम दोनों की बातचीत ज्यादा न बढ़े, क्योंकि मेरा नीरज के साथ रिश्ता फिक्स हो चुका था। नीरज सिंपल, सीधा और मेहनती लड़का था, और मैं उसको धोखा नहीं देना चाहती थी। भले ही मैं उसे पसंद नहीं करती थी और ना ही ये हमारी लव मैरिज थी, लेकिन मैं अपने माता पिता की इज्जत को भी खराब नहीं करना चाहती थी। यही वजह थी कि मैं अपने आप को विशाल से दूर दूर रखती थी और ज्यादा उसके साथ अटैचमेंट नहीं बढ़ाना चाहती थी। लेकिन विशाल ना जाने क्यों हमेशा मेरे रास्ते में आने की कोशिश करता था। ये सब वो जानबूझकर करता था या फिर कोई इत्तेफाक था। जैसे ही मैं घर से अपने किसी काम से निकलती थी तो वो मेरे रास्ते में मुझे कहीं ना कहीं मिल ही जाता था। मुझे तो ऐसा लगता था जैसे कि वो कोशिश करता है मुझसे ज्यादा से ज्यादा बात किया करे और मेरे साथ ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करे। एक दो बार तो उसने मुझे अपने साथ कॉफी पीने और कैफे में चलने की भी रिक्वेस्ट की थी, लेकिन मैंने मना कर दिया था, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि हम दोनों की बातचीत ज्यादा आगे बढ़े। मैं उसके साथ कहीं बाहर घूमने नहीं जाना चाहती थी। मैं चाहती थी कि वो अपनी हद में रहा करे। वैसे भी वो मेरे पापा के जानने वाला था और मैं नहीं चाहती थी कि मैं उसकी वजह से किसी गलत रास्ते पर चलने लगूं। मैं अपनी तरफ से बहुत सावधानी से काम ले रही थी, लेकिन विशाल के लगातार टकराव ने मेरी जिंदगी को अजीब सिचुएशन में डाल दिया था। मैं घर से निकलकर मार्केट जाने के लिए निकली ही थी, तभी अचानक मुझे पीछे से किसी के चलने की आवाज आने लगी। मैंने पीछे पलटकर देखा तो मैं दंग रह गई थी। पता नहीं उसे कैसे पता चल जाता था कि मैं इस समय घर से निकल गई हूँ। उसने मुझे रुकते हुए देखकर लंबे लंबे कदम बढ़ाकर पूछा कि कैसी हो आप। मैंने कहा मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फिर मैंने उससे पूछा कि आप क्या यहीं कहीं आसपास रहते हो। वो मेरी बात पर मुस्कुराने लगा कि बस यही समझ लीजिए कि आपसे ज्यादा दूर नहीं रहता। और आप कहाँ जा रही हो? मैंने कहा कुछ नहीं, मेरी शादी करीब आ रही है, इसलिए अपने लिए शॉपिंग करने जा रही हूँ। मैंने जानबूझकर उसे ये बात जताई थी कि मेरी शादी होने वाली है, ताकि अगर उसके दिल और दिमाग में मेरे लिए कुछ गलत चल रहा है तो वो फौरन से पहले उसे निकाल दे। मेरी बात सुनकर वो चौंक गया और कहने लगा कि क्या मतलब है आपका? मैंने कहा क्या मतलब क्या, अपनी शादी की शॉपिंग करने जा रही हूँ।
मेरे पापा के दोस्त के बेटे से मेरा रिश्ता पक्का हो गया है। अभी पिछले महीने ही तो मेरी एंगेजमेंट हुई है। मैंने उसे डिटेल समझाई तो उसने धीरे से अपना सर हिला दिया और कहने लगा कि ये तो बहुत अच्छी बात है, आपको मुबारक हो। क्या आपकी लव मैरिज हो रही है? उसने उदास सा मुंह बनाकर मुझसे ये सवाल किया था, लेकिन उसके ऐसे रिएक्शन पर मुझे हंसी आ गई थी। मैंने कहा, नहीं नहीं, मोहब्बत तो नहीं करती, ये सब कुछ मेरे बड़ों ने किया है। लव मैरिज करनी जरूरी नहीं, अरेंज मैरिज हो जाए तो वो लव खुद ब खुद हो जाता है। मैंने दुपट्टा लहराकर स्टाइल मारकर ये बात कही थी और मैं आगे बढ़ गई थी। मुझे पूरी उम्मीद थी कि वो मेरा पीछा करता हुआ जरूर आएगा। मैं अपनी जिंदगी में बहुत खुश थी। मम्मी पापा शादी की डेट फिक्स करने का सोच रहे थे। मुझे इस बात पर कोई एतराज नहीं था। जब रिश्ता तय हो गया तो शादी भी एक न एक दिन होनी ही है, लेकिन मैं अपनी शादी से बहुत खुश थी। जल्दी जल्दी बाजार जाकर अपने लिए थोड़ा बहुत सामान लेकर आ जाती थी। एक दिन एक खतरनाक खबर ने हम सबके होश उड़ा दिए थे। ड्यूटी के समय मेरे होने वाले पति नीरज की बाइक बुरी तरह से एक ट्रक से टकरा गई थी। वो काफी दूरी के फासले पर ट्रक के साथ घसीटता चला गया। हादसा इतना ज्यादा खतरनाक था कि उसका बचना किसी चमत्कार से कम नहीं था। वो जिंदा तो बच गया था, लेकिन उसकी दोनों टांगें लाचार हो गई थी। उसके माता पिता से तो जैसे ही सदमा बर्दाश्त नहीं हो रहा था। आखिरकार वो उनका लाडला बेटा था, क्योंकि उसके बड़े भैया तो अपनी शादी के बाद अपनी पत्नी को लेकर दूसरे शहर में जाकर बस गए थे और उसकी बहनों की भी शादी हो चुकी थी। अब नीरज ही था जो अपने माता पिता का इकलौता सहारा था, और वो भी अब उनको इतना बड़ा झटका लगा बैठा था। मेरे परिवार वालों समेत सब लोग बहुत परेशान थे। नीरज के साथ होने वाला हादसा कोई मामूली हादसा नहीं था। किसी तेज रफ्तार बाइक की टक्कर नीरज की बाइक से लगी तो वो अपनी बाइक पर कंट्रोल नहीं कर सका और तेज रफ्तार से आते ट्रक से जाकर उसकी टक्कर हो गई और उसे घसीटता चला गया। इस हादसे ने मुझ समेत कई लोगों की जिंदगी बदलकर रख दी थी। नीरज के पेरेंट्स जहां इस सदमे से नहीं निकल पा रहे थे, उधर वो लोग खुश भी थे कि इतना बड़ा हादसा होने पर भी उनके बेटे की जान बच गई थी। सबसे जरूरी बात तो यही थी, मैं भी अलग कंफ्यूजन का शिकार हो रही थी। नीरज को ऐसी कंडीशन में एक्सेप्ट करना मेरे लिए कोई आसान बात नहीं थी। वो खुद भी अपने आप को ऐसी कंडीशन में एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था। उसका बिहेवियर कुछ दिनों में ही बहुत चिड़चिड़ा सा हो चुका था। नीरज के एक्सीडेंट को कुछ समय गुजरा तो सबने यही सोच लिया था कि वो अपने कदमों पर कभी खड़ा नहीं हो सकता। वो बेचारा अब लाचारी की ही जिंदगी गुजारने पर मजबूर हो गया। घर बैठकर भी गुजारा करना आसान बात नहीं है। वो अपने माता पिता का इकलौता सहारा था, इसलिए उसने हिम्मत नहीं हारी और दोबारा काम करने के लिए घर से निकल गया था। नीरज के बड़े भैया भी ये सब सुनकर वापस घर जरूर आए थे, मगर उनके अपने पेरेंट्स के साथ संबंध अच्छे नहीं हो सके थे, क्योंकि उनकी पत्नी नहीं चाहती थी कि वो दोनों पति पत्नी उनकी फैमिली की जिम्मेदारी दोबारा से उठाएं। वो दोनों पति पत्नी तो यही चाहते थे कि वो अलग ही रहें। नीरज के भैया भाभी सिर्फ उसका हालचाल लेने के लिए आते रहते थे और फिर वापस चले जाया करते थे। नीरज ने अपने माता पिता को ऐसे हालात में अकेला छोड़ने के बारे में सोचा भी नहीं था। वो अब भी अपनी कोरियर कंपनी में बैठकर काम कर सकता था, लेकिन हालात पहले जैसे नहीं थे। मेरे दिल में ना जाने कैसे कैसे ख्याल आ रहे थे। मैं नीरज को ऐसी कंडीशन में एक्सेप्ट करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। पहले की बात और थी। पहले वो सेहतमंद लड़का था, लेकिन अब वो लाचार बन चुका था। मैंने मम्मी पापा से साफ साफ कह दिया था कि मैं अब नीरज के साथ शादी नहीं करूंगी। वो मेरी बात सुनकर खामोश हो गए थे, क्योंकि वो जानते थे कि अब हालात कैसे हैं और पहले कैसे थे, इसलिए वो शर्मिंदा हो गए थे। उन्होंने कहा कि लेकिन बेटा, हम किस मुंह से इनकार करेंगे। पापा ने कहा कि नीरज का पिता विहान मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। उसके बेटे के साथ हादसा हुआ है, ये सब कुछ जानबूझकर नहीं किया गया। और वैसे भी नीरज ने अभी हार नहीं मानी। वो नौकरी कर रहा है, वो एक शरीफ इंसान है। तुम्हारी जिंदगी उसके साथ अच्छी गुजरेगी। तुम एक बार सोच लो ये रिश्ता खत्म करने से पहले। मम्मी पापा की बात सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आया था। मैंने कहा, आप लोग ये कैसी बातें कर रहे हो? और पापा, आप अपने दोस्त को खुश करने के लिए अपनी बेटी को बलि का बकरा बनाना चाहते हो? हर किसी को अपनी जिंदगी का डिसीजन लेने का हक है, और मैं नीरज के साथ शादी करने के लिए तैयार नहीं हूँ। मैंने साफ शब्दों में अपनी बात कह दी थी तो मेरे मम्मी पापा दोनों खामोश हो गए थे। वो जानते थे कि मैं अपनी जिद पर अड़ी रहूंगी। मैं अपनी जिंदगी में किसी ऐसी कंडीशन गुजारने के लिए तैयार नहीं थी
जहां मेरा फ्यूचर एक लाचार आदमी के साथ बेकार होकर रह जाए। नीरज अभी भी नौकरी करने के काबिल था, लेकिन जिंदगी में खाना कमाना ही कुछ नहीं होता। जिंदगी की कई परेशानियां और जिम्मेदारियां होती हैं। एक फिट लाइफ पार्टनर का साथ होना बहुत जरूरी होता है। मेरे दिल में यही बात थी कि नीरज मेरे साथ उन सारी जिम्मेदारियों में साथ नहीं दे सकेगा। मैंने उस रिश्ते के लिए साफ इनकार कर दिया था और कहा था कि मैं नीरज के साथ जिंदगी गुजारने के लिए तैयार नहीं हूँ। आप लोग मेरे लिए कहीं और रिश्ता तलाश कर सकते हो। मम्मी पापा दोनों के पास ही अब खामोश होने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था। शायद परिवार के तानों से बचने के लिए उसके बाद उन्होंने मुझ पर शादी का कोई दबाव नहीं डाला था, बल्कि बाकी लोगों से भी ये कहकर बात खत्म कर दी थी कि जब शादी का समय आएगा तो देखा जाएगा। फिलहाल सब लोग खामोश हो गए थे और इस मामले को ज्यादा नहीं बढ़ाया गया। मम्मी मुझे तसल्ली जरूर दिया करती थी, लेकिन मैं जानती थी कि वो चाहती हैं कि मेरी शादी नीरज के साथ ही हो। मैं समझती थी कि मेरी जिंदगी नीरज के साथ बहुत अलग और मुश्किल रहेगी, लेकिन मेरे मम्मी पापा को ये लगता था कि समय के साथ साथ मैं हालात को एडजस्ट करना सीख जाऊंगी। मुझे तसल्ली इस बात की थी कि मम्मी पापा ने मेरे इस फैसले को खामोशी से मान लिया था और मुझ पर कोई दबाव नहीं डाला था। वो अब खुद भी मेरे नीरज के साथ रिश्ता नहीं करवाना चाहते थे, लेकिन पापा की दोस्ती की वजह से वो अपनी शर्मिंदगी से सर नीचा करने से परेशान हो रहे थे। मुझे डर था कि वो विहान अंकल और सुनीता आंटी के कहने में आकर मेरी शादी जबरदस्ती नीरज के साथ न करवा दें, लेकिन मैंने फैसला कर लिया था कि मैं किसी के दबाव में आकर शादी नहीं करूंगी। मैं इन सारी टेंशनों में बुरी तरह से उलझ चुकी थी, इसलिए अपने दिल का बोझ अपनी सहेली से शेयर करने के लिए मैं उसके घर जाने के लिए जैसे ही अपने घर से बाहर निकली तो वो न जाने फिर से कहां से आ गया। वो मुझे आवाज लगाकर कहने लगा कि तुम्हें मेरी बात सुननी ही पड़ेगी। वैसे तो मैं भी उसकी बात सुनना चाहती थी। ये साफ हो गया था कि मुझे भी उसमें इंटरेस्ट आने लगा था और मैं भी ये बात जान गई थी कि अपने मंगेतर नीरज के साथ रिश्ता खत्म होने के बाद मेरा मन कर रहा था कि मैं विशाल को एक मौका दूं और देखूं कि आखिर वो मुझसे क्या कहना चाहता है। विशाल शायद मेरे लिए एक अच्छा लड़का ऑप्शन हो सकता था। अभी मेरे पेरेंट्स को मेरे लिए कोई रिश्ता तो नहीं मिला था, इसलिए मेरा मन करता था कि विशाल को एक मौका दिया जाए। हम दोनों एक कैफे में जाकर बैठ गए थे और वहां जाकर हमने अपनी बातचीत शुरू की। वहां बैठते ही विशाल कहने लगा कि मैं तुमसे एक पर्सनल बात करना चाहता हूँ। पहली नजर में देखते ही मैंने तुम्हें पसंद कर लिया था। मैं तुम्हारे साथ शादी करना चाहता हूँ। उसने तो वही बात कही थी जिसके बारे में मुझे पहले से ही पता था। मैं खामोश होकर उसकी बात सुन रही थी। अब मैं उसे क्या बताती कि मैं खुद कितनी बड़ी मुसीबत से निकल कर आई थी। मैंने उसे नीरज के बारे में भी नहीं बताया था। अगर उसे पता चला कि मैं नीरज को सिर्फ इसीलिए छोड़ चुकी हूँ कि वो लाचार हो गया है, तो ना जाने वो मेरे बारे में क्या सोचता। मैं अपना एक बेहतर फ्यूचर चाहती थी और नीरज के साथ शादी का मतलब अपनी ख्वाहिशों को कुर्बान करना था। अगर मैं नीरज से शादी कर लेती तो क्या सारी जिंदगी पछताती रह जाती। मैं सोच में गुम थी जब नीरज कहने लगा कि क्या हुआ, तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। मैं उसकी आवाज सुनकर चौंक गई थी। मैं बस कुछ सोच ही रही थी। मैं एक बार तुम्हारे बारे में अपने पेरेंट्स से बात करना चाहती हूँ, उसके बाद ही तुम्हें जवाब दूंगी। मैंने फिलहाल तो उसे टाल दिया था और वो उदास होकर वहां से चला गया, लेकिन सच ये था कि मेरे दिल के किसी कोने में उसको एक्सेप्ट करने की ख्वाहिशें छुपी हुई थी। मैंने कुछ दिनों के बाद ही विशाल को इशारा दे दिया था और मम्मी पापा से भी मैं बात कर चुकी थी। वैसे तो वो राजी हो गए थे कि मेरी शादी नीरज के अलावा कहीं और हो जाए, लेकिन अभी मेरे लिए कोई बेहतर रिश्ता नहीं था। मैं उनकी ये मुश्किल आसान करने वाली थी। मैंने विशाल को समझा दिया था कि वो अपने पेरेंट्स को मेरे घर रिश्ता लेकर भेज दे, और सच ये था कि मैं पूरी तरह से विशाल से मोहब्बत नहीं करती थी, लेकिन हालात ने मुझे मजबूर कर दिया था कि मैं उसे एक्सेप्ट कर लूं। हाँ, मेरा दिल विशाल की तरफ खिंचने लगा था, लेकिन मैंने अपने आप को संभाल लिया था। नीरज के साथ मेरी जिंदगी लाचारी के अलावा कुछ भी नहीं होती, इसलिए मैंने सोच लिया था कि मैं अब विशाल से ही शादी करूंगी और अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाऊंगी। विशाल मेरे लिए एक मौका था और एक नया रास्ता था। इसके थ्रू मैं अपनी जिंदगी को आगे बढ़ा सकती थी। मैंने ठान लिया था कि मैं अपने बीते हुए कल को भूलकर आने वाली जिंदगी की शुरुआत करूंगी, चाहे इसके लिए मुझे अपनी फीलिंग्स पर काबू ही क्यों ना करना पड़े। विशाल कुछ दिनों बाद मेरे मम्मी पापा से मिलने अकेला ही आ गया था। उसे अकेला देखकर तो मैं भी दंग रह गई थी। उसने कहा था कि उसके मम्मी पापा इस दुनिया में नहीं हैं, मेरे रिश्तेदार हैं,
लेकिन उन्होंने भी मुझे कभी एक्सेप्ट नहीं किया। मुझे मेरी आंटी ने पाल पोस कर बड़ा किया था, लेकिन अब वो भी इस दुनिया से जा चुकी है। विशाल की बात सुनकर मम्मी पापा खामोश हो गए थे। मैं भी हैरान रह गई थी, क्योंकि ये सारी बातें पहले तो विशाल ने मुझे नहीं बताई थी। मैं तो उसे एक नॉर्मल फैमिली का मेंबर समझती थी। मेरे पापा कहने लगे कि बेटा, हम तुम्हारी फैमिली और तुम्हारे पेरेंट्स के बारे में कुछ भी नहीं जानते। हम तुम्हारी फैमिली की डिटेल के बारे में जानना चाहते हैं, लेकिन अब जब तुमने हमें बताया है कि तुम्हारे पेरेंट्स इस दुनिया में नहीं हैं, तो हम कंफ्यूज हो रहे हैं कि हम क्या करें। विशाल कहने लगा कि मैं जानता हूँ कि मेरा अकेला होना आपको परेशान कर रहा है, लेकिन आप मुझे अपना बेटा समझ सकते हैं। विशाल की बातों में एक अपनापन सा था, लेकिन मम्मी पापा अभी भी कंफ्यूज हो रहे थे। विशाल कुछ देर बातचीत करने के बाद वहां से चला गया था, लेकिन मम्मी पापा अभी भी सोच विचार में डूबे हुए थे कि उसके आगे पीछे कोई नहीं है। कल को अगर कोई परेशानी हो गई तो हम क्या करेंगे। मैंने कहा, मम्मी पापा, कुछ नहीं होगा, आप लोगों को इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। कभी कभी गैर भी अपने बन जाते हैं। विशाल एक अच्छा इंसान है, मैं उसे अच्छी तरह से जानती हूँ। आप प्लीज उस पर भरोसा करिए। मम्मी कहने लगी कि बेटा, नीरज भी तो अच्छा इंसान था, लेकिन उसके साथ होने वाले हादसे की वजह से तुमने उसे छोड़ दिया। मैंने कहा, मम्मी, नीरज की अलग बात है और विशाल की अलग बात है। मैं मम्मी पापा को हर तरह से समझाने की कोशिश कर रही थी। मैं चाहती थी कि वो विशाल से मेरी शादी करवा दें। मम्मी पापा को इस रिश्ते के लिए मनाना मेरे लिए कोई आसान बात नहीं थी। मुझे हर रोज ही उनसे किसी न किसी बात पर बहस करनी पड़ती थी। तब कहीं जाकर वो इस रिश्ते के लिए राजी हुए थे। मुझे सुकून मिल गया था कि फाइनली उन्होंने हिम्मत कर ही ली थी कि मेरा रिश्ता पूरी तरह से नीरज की फैमिली से खत्म कर सके। नीरज की फैमिली को भी ये पता चल गया था कि मेरा रिश्ता कहीं और तय हो गया है। ये बात नीरज और उसकी फैमिली के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं थी। पहले ही वो लोग अपने बेटे की लाचारी का बहुत बड़ा गम सह चुके थे। नीरज पूरी तरह से खामोश हो चुका था, क्योंकि वो अब एक नॉर्मल इंसान नहीं रहा था। ऐसी कंडीशन में वो खुद भी जानता था कि मुझे अपने साथ जोड़ने का कोई फायदा नहीं है, जब मैं दिल से उसके साथ रहना ही नहीं चाहती थी। नीरज की फैमिली की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं हुआ था और ये खामोशी मेरे रिश्ते को तय करने में मददगार साबित हुई। उनकी तरफ से कोई ऐतराज नहीं था और ना ही कोई सवाल था। मम्मी पापा ने मेरी खुशियों को ध्यान में रखते हुए आखिरकार मेरा रिश्ता विशाल के साथ तय कर दिया था। विशाल ने जल्दी से शादी की तैयारी पूरी कर ली थी और हमने सिंपल तरीके से शादी कर ली थी। फिर वो मुझे अपने साथ शादी करके अपने घर ले गया था। विशाल के साथ अपनी जिंदगी की स्टार्टिंग करते हुए मैं खुशी से ज्यादा उलझनों का शिकार थी। एक तरफ नीरज को उसकी लाचारी की वजह से छोड़ने का पछतावा था, जो दिल के किसी कोने में चुभ रहा था, लेकिन मैं अपनी जिंदगी में बिजी होने की वजह से इस बात को अपने दिमाग से निकालने की कोशिश कर रही थी। दूसरी तरफ मुझे ये भी डर था कि विशाल पता नहीं कैसा हस्बैंड साबित होगा। मैंने उसे अच्छी तरह जाना भी नहीं था और सच ये था कि नीरज की जिद और हालात की वजह से मैंने विशाल को सिलेक्ट किया था। मैंने विशाल को समझने और उसके साथ खुद को बेफिक्र करने के लिए वक्त पर सब कुछ छोड़ दिया था। विशाल मुझे अपने घर ले आया तो मैं हैरान रह गई थी। उसका घर छोटा था, मगर बहुत साफ सफाई वाला और अच्छा था। मैं उसके साथ खुश थी, लेकिन मेरे दिल में मौजूद सवाल अभी खत्म नहीं हुए थे। मैं विशाल की हरकतों पर नजर रख रही थी। मैं जानना चाहती थी कि वो किस टाइप का इंसान है और उसके साथ सारी जिंदगी का सफर कैसा रहेगा। गुजरते हुए वक्त के साथ साथ मैंने महसूस किया विशाल एक जिम्मेदार, ख्याल रखने वाला और अच्छा इंसान है। विशाल ने कभी मुझे किसी बात के लिए रोक टोक नहीं की थी। उसका बिहेवियर मेरे साथ बहुत अच्छा था। वो सुलझा हुआ, समझदार इंसान था। कभी कभी मुझे अपनी किस्मत पर यकीन नहीं होता था। विशाल के पास किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। वो सब कुछ उसके पास था जिसके लिए हर पत्नी तरसती हो। मैंने अपने पति के साथ अपनी शादीशुदा जिंदगी की शुरुआत बहुत अच्छे से की थी। मेरे सारे वहम कुछ दिनों में ही खत्म हो गए थे। मैं जो अपने किए गए फैसले के बारे में हमेशा सोचती रहती थी, अब मुझे लगने लगा था कि मैंने अपनी जिंदगी का बिल्कुल ठीक फैसला किया था और विशाल मेरे लिए अच्छा ऑप्शन साबित हुआ था, वरना मैं सारी जिंदगी अपना सर पकड़कर रोती रहती। विशाल ने मेरी हर ख्वाहिश पूरी की, मुझे वो सब दिया जिसकी मैं ख्वाहिश रखती थी। एक दिन मैं अपने रोज के कामों में किचन में बिजी थी, तभी दरवाजे पर आहट सुनकर मैंने फौरन पलटकर देखा। उस समय मेरे पति के आने का टाइम तो नहीं था, क्योंकि घर में मेरे और मेरे पति के अलावा कोई दूसरा नहीं रहता था। मैं दरवाजे पर अपने पति को देखकर हैरान रह गई थी।
उनके हाथ में एक बड़ा सा फूलों का गुलदस्ता था। मैंने कहा, अरे आप जल्दी आ गए। मैंने उनके हाथ में फूल देखे तो मैं बहुत खुश हो गई। वो कहने लगे कि तुम्हें फूल पसंद है ना? मैंने कहा कि हाँ, मुझे फूल बहुत पसंद है। उन्होंने कहा, मैंने कमरे में एक बहुत बड़ा और खूबसूरत सा फ्लावर पॉट लगाया हुआ है, ये फूल हम उसी फ्लावर पॉट में लगाएंगे। ये इतने सारे ताज़ा और खुशबूदार फूल देखकर मैं खुश हो गई थी। मैंने कहा, ये सब आप मेरे लिए लेकर आए हो? वो कहने लगे कि हाँ, इससे तुम्हें कमरे में एक अच्छी और ताज़ा फीलिंग आएगी। मैंने खुश होकर उन फूलों को अपने हाथ में लिया और मैं उनकी खुशबू सूंघने लगी। साथ ही मेरे पति मेरे लिए एक प्यारा सा ड्रेस भी लेकर आए थे। जब मैंने उसे खोलकर देखा तो वो बहुत ही सुंदर था। मैं ये सब देखकर खुशी से उछल पड़ी। मुझे पता ही नहीं था कि मेरे पति की पसंद इतनी अच्छी है। उन्होंने कहा कि ये सब स्पेशली तुम्हारे लिए है, चलो रूम में चलते हैं। रूम में जाते ही उन्होंने उस बड़े से खूबसूरत से फ्लावर पॉट में वो सारे फूल रख दिए थे। उन्होंने कहा कि अब मैं जा रहा हूँ, तुम आराम से मेरा लाया हुआ ड्रेस पहन लो और मुझे दिखाओ कि ये तुम पर कैसा लग रहा है। अपने पति के कहने के मुताबिक मैंने उन्हें एक कमरे से निकाल दिया और मैं कमरे में ही ड्रेस पहनकर देखने लगी। ये ड्रेस बहुत अच्छा था। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा था। इस ड्रेस को पहनकर मैं बेहद सुंदर लग रही थी। मैं अपने पति की फैन हो गई थी। मेरे पति कहने लगे, अब मैं तुम्हारे लिए रोज कोई ना कोई गिफ्ट लेकर आऊंगा। आखिर मेरी पत्नी इतनी सुंदर है कि मैं उसे हमेशा खुश रखना चाहता हूँ। अपने पति की बात पर मैं भी मुस्कुरा दी थी। मेरे पति ने कहा था, हाँ मगर एक बात याद रखना, ये फ्लावर पॉट यहाँ से हटना नहीं चाहिए, ये बहुत ही महंगा फ्लावर पॉट है। मैंने कहा कि अच्छा ठीक है। मेरे पति ने कहा कि मैं तुम्हें रोज कोई ना कोई नई ड्रेस लाकर दूंगा और तुम इसी तरह कमरे में चेंज करके मुझे दिखाना। मेरे पति की ये शर्त थोड़ी अजीब थी मगर अच्छी थी। पता नहीं क्यों मुझे कुछ अजीब अजीब सा जरूर लग रहा था, लेकिन मैंने हर चीज को इग्नोर करने की कोशिश की। मेरे पति की पसंद बहुत अच्छी थी। उन्हें अगर किसी चीज के बारे में पता चला कि मुझे वो चीज पसंद है तो वो फौरन ही मुझे वही चीज लाकर दिया करते थे जो मुझे पसंद होती थी। कभी वो मुझे ज्वेलरी लाकर देते, कभी घर की डेकोरेशन का सामान लाकर देते, तो कभी मुझे नई नई ड्रेसेस लाकर दिया करते थे, कभी मेकअप का सामान लाकर देते थे और उस फ्लावर पॉट में वो अपने हाथ से रोज ही ताज़ा फूल लाकर लगा दिया करते थे। इतना महंगा सामान और हर रोज इतना ढेर सारा खर्चा करना, ये सब मुझे बहुत अजीब लगता था। लेकिन रोज ही वो ये बात मुझे बहुत अच्छे से याद दिलाया करते थे कि फ्लावर पॉट को अपनी जगह से मत हटाना, वो जहाँ पर है उसे वहीं रहने देना। मेरी समझ नहीं आता था कि वो ये बात मुझे क्यों याद दिलाया करते थे। मैं उनकी इस बात को समझने की कोशिश करती थी लेकिन समझ नहीं पाती थी। शुरू में तो उनकी इस बात को इग्नोर करती रही। मैं ये समझती थी कि वो सिर्फ मुझे खुश रखना चाहते हैं, कि वो मेरी खुशी के लिए सब कर रहे हैं। कभी कोई मुझे महंगा सामान लाकर देना तो कभी कोई महंगा सामान लाकर देना। मेरे लिए वो अपने पैसों में कोई कमी नहीं आने देते थे। वो मुझ पर लाखों रुपए खर्च करते थे और हर दिन मेरे लिए महंगी फैंसी ड्रेस, ज्वेलरी, मेकअप का सामान और कमरे में ताज़ा फूल लगाना उनके लिए रोज का रूटीन बन चुका था। मैं थोड़ी थोड़ी परेशानी महसूस करने लगी थी क्योंकि वो फ्लावर पॉट काफी बड़ा था और उसमें बहुत सारे फूल आते थे। आजकल महंगाई इतनी बढ़ गई है, मुझे हैरानी होती थी कि मेरा पति रोज इतने महंगे वाले और खूबसूरत फूल लाकर इस फ्लावर पॉट में लगाया करता है। ये फ्लावर पॉट हमारे कमरे के कोने की जगह घेर रहा था क्योंकि ये घर पहले ही छोटा था। इतने छोटे से घर में इतना बड़ा फ्लावर पॉट लगाने की आखिर उनको क्या जरूरत थी। मैं जानती थी कि मेरे पति मुझसे बहुत प्यार करते हैं। मैं भी उन पर फिदा हो चुकी थी। मैं उनकी हर डिमांड पूरी किया करती थी, उनका बहुत ख्याल रखती थी, उनके लिए मजे मजे के खाने बनाया करती थी। मुझे लगता था कि अगर उनके लिए ये सब करूंगी तो उनको भी एहसास होगा कि मैं भी उनसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। वो हर समय मेरे लिए कुछ न कुछ स्पेशल करते थे और मैं भी चाहती थी कि वो ये फील करें कि मैं भी उनसे उतनी ही मोहब्बत करती हूँ जितनी वो मुझसे करते हैं। एक दिन मैंने विशाल से पूछा, विशाल आप क्या काम करते हो? मेरी बात पर वो चौंक गए और हैरानी से मेरी तरफ देखने लगे। कहने लगे, क्या मतलब क्या काम करता हूँ? मैंने कहा, मतलब आप कौन सी नौकरी करते हो, मतलब किस तरह पैसे कमाते हो? वो मुझ पर काफी सारा पैसा खर्च करते थे और उनके घर की कंडीशन देखकर भी ऐसा लगता था कि अभी कुछ समय पहले ही इसको तैयार किया गया है, जबकि उन्होंने खुद मुझे बताया था कि वो लावारिस हैं और उनकी किसी आंटी ने उनको पाला था। ऐसी कंडीशन में मुझे नहीं पता कि उनके पास इतना पैसा कहाँ से आता था कि वो मुझ पर इतने ढेर सारे पैसे खर्च करते थे।
ऐसी कंडीशन में ये सवाल मेरे दिमाग में आना एक मामूली सी बात थी, मगर विशाल का बिहेवियर देखकर मैं हैरान थी। उनका रिएक्शन बड़ा ही अजीब था। उन्होंने कहा कि तुम्हें ये सब बताने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारी ख्वाहिशें पूरी हो रही हैं, बस तुम खुश रहा करो, तुम आम खाओ, गुठलियां मत गिनो। उनके सवाल पर मैं कुछ देर के लिए खामोश हो गई थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैंने क्या गलत पूछ लिया। मैंने तो सिर्फ ये जानना चाहा था कि वो क्या काम करते हैं, क्योंकि उनके बारे में मुझे कुछ पता नहीं था। उन्होंने हमेशा मुझे यही बताया था कि उन्होंने बहुत कठिन जिंदगी गुजारी है, उनके रिश्तेदारों ने उनकी परवरिश की है, लेकिन उनके पास इतना पैसा कहाँ से आया था? क्या उनके माता पिता उनके लिए ये सब छोड़कर गए थे? मेरे दिमाग में कई सवाल आ रहे थे और मैं चाहती थी कि मुझे सारे सवालों के जवाब मिल जाए, लेकिन उनका जवाब तो इतने कड़क शब्दों में आया था कि मैं कुछ न कह सकी। वो शायद मुझे बताना ही नहीं चाहते थे, इसलिए मेरा खामोश रहना ही बेहतर था। मैं विशाल के बिहेवियर से उलझन का शिकार तो हुई थी, लेकिन मैंने बाल की खाल निकालना ठीक नहीं समझा। मैं नहीं चाहती थी कि मैं अपनी शादीशुदा जिंदगी में कोई प्रॉब्लम क्रिएट करूं। वो मेरा ख्याल रख रहे थे, यही मेरे लिए बहुत था, और मुझसे बहुत प्यार करते थे। अगर वो अपने बारे में मुझे कुछ नहीं बताना चाहते थे तो मुझे उनको तंग नहीं करना चाहिए था। उनकी बात ठीक थी, जब आम मिल रहे हैं तो गुठलियों से मुझे क्या मतलब था? मैं अपनी जिंदगी में बिजी रहने की कोशिश करने लगी, लेकिन फिर भी मेरे दिमाग में ये सवाल अटका रह जाता था, जिसको मैं इग्नोर कर देती थी। मैंने विशाल से शादी की थी तो मुझे भी कुछ कुर्बानी देने की जरूरत थी। ये सब मेरी पसंद और मेरी मर्जी से हुआ था। मम्मी पापा ने मेरे कहने पर विशाल का रिश्ता एक्सेप्ट किया था, इसलिए मुझे उसे ज्यादा परेशान नहीं करना चाहिए था। मुझे खामोश रहना ही बेहतर लगा था। वो हर रोज ही मेरे लिए कोई ना कोई नया गिफ्ट लेकर आता था, और कमरे में नए नए फूल भी, जो कमरे में अलग ही ताजगी और खुशबू पैदा कर देते थे, जिसकी वजह से मेरा ज्यादातर कमरे में रहने का ही मन करता था। कभी कभी मुझे लगता था कि कहीं वो मेरे लिए सारे गिफ्ट्स किराए पर तो नहीं लेकर आ रहे। वो हमेशा यही कहा करते थे कि मैं नए कपड़े पहनकर और तैयार रहा करूं। घर में खाना पीना भी बहुत अच्छा था। मैं अपने पति से अगर किसी भी चीज की डिमांड करती थी तो वो उसे जरूर पूरी करते थे। एक दिन मैं जब कमरे में मौजूद थी और फोन पर अपनी मम्मी से बात कर रही थी, तो अचानक मुझे याद आया कि गैस पर मैं दूध रखकर भूल गई हूँ। फोन पर बात करते करते ही मैं फौरन कमरे से निकलकर भागी, तो अचानक मेरा दुपट्टा फ्लावर पॉट में अटक गया। मैं जैसे ही आगे बढ़ी, फ्लावर पॉट नीचे गिर गया था और उसमें मौजूद फूल भी जमीन पर गिर गए थे। मैंने सबसे पहले तो फ्लावर पॉट उठाकर खड़ा कर दिया। उसके बाद मैं जमीन पर गिरे फूल उठाने लगी तो मेरी आंखें हैरानी से फटी की फटी रह गईं, क्योंकि फूलों के बीच तो एक छोटा सा कैमरा लगा हुआ था, जबकि उसका लेंस फूलों की एक टहनी से बंधा हुआ था। मैंने जल्दी से उसे धागे से अलग किया और उसे ध्यान से देखा तो मैं हैरान रह गई। मैंने और फूल चेक किए तो उनमें से कुछ फूलों की टहनी पर एक और कैमरे का लेंस लगा हुआ था। इसका मतलब कि इन फूलों के गुलदस्ते में कैमरा छुपाया गया था। तभी तो ये फूल खुद सुबह मेरे पति लेकर आते और अगले दिन पुराने फूल निकालकर वो दोबारा से नए फूल लगा दिया करते थे। पता नहीं मेरे पति किस चीज के रिकॉर्डिंग कर चुके थे। मैं परेशानी से अपना सर पकड़कर बैठ गई। ये सब क्या हो रहा था, अब मुझे समझ आया। तभी तो मेरा पति ढेर सारे पैसे कमा रहा है। मुझे अपने पति पर बहुत गुस्सा आ रहा था। पता नहीं उन्होंने मेरी किस किस तरह की वीडियो बना ली थी। कपड़े चेंज करने से लेकर नहाने और उनके साथ अकेले में समय बिताने तक की सारी रिकॉर्डिंग हो गई होगी। मेरा मन कर रहा था कि मैं उनको जान से मार दूं। वो मुझे इतना बड़ा धोखा दे रहे थे। उन्होंने मेरी खूबसूरती को किस तरह कैच किया, मुझे आइडिया तक नहीं हुआ था। इसका मतलब उन्होंने मुझसे शादी इसीलिए की थी। कहीं नीरज के साथ हादसे के पीछे भी विशाल का हाथ तो नहीं था? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं कुछ ज्यादा ही सोच रही थी। मैंने फौरन अपने दिमाग को झटक दिया, मगर सच तो ये था कि मेरे दिमाग में ना जाने कैसे कैसे ख्याल आ रहे थे और पता नहीं उसके साथ कौन कौन शामिल था। मुझे बहुत सोच समझकर कदम उठाना था। मैं अच्छे से तैयार होकर कमरे में बैठ गई थी। रात को जब वो घर आया तो मुझे बड़ी गौर से देखने लगा। आज उसकी नजर मुझे बहुत बुरी लग रही थी, मगर मैंने मुस्कुराकर उसे देखा। मैंने कहा कि मैं सोच रही हूँ कि कुछ दिनों के लिए अपने मायके चली जाती हूँ। मैंने जैसे ही बात की शुरुआत की तो वो चौंक गया था। कहने लगा, क्यों, वहां जाकर क्या होगा? मैंने कहा कि जब से शादी हुई है मैं मायके रहने के लिए नहीं गई हूँ। सुना है कि पापा की भी तबीयत खराब हो रही है। मैंने बहाना लगाया, मगर उसने फिर भी इनकार कर दिया कि मैं खुद ले जाऊंगा तुम्हें तुम्हारे पेरेंट्स से मिलवाने के लिए। तुम फिक्र मत करो।
वो मुझे पकड़कर बिस्तर की तरफ ले गया। आज उसकी मौजूदगी से मुझे बहुत उलझन महसूस हो रही थी, लेकिन मैं मजबूर थी। मुझे जल्द से जल्द इस मैटर का कोई सॉल्यूशन ढूंढना था। मैं बुरी तरह से फंस चुकी थी। मेरे पास इसके अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं था कि मैं अपने पापा को या और किसी को इस परेशानी में शामिल कर सकूं। मैं अकेली इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती थी। विशाल के घर से निकलते ही मैं भी निकलकर खड़ी हो गई थी। मैंने बहुत शर्मिंदगी के साथ अपने पापा को पूरी बात बता दी थी। वो मेरी बात सुनकर शॉक्ड रह गए थे। मेरे पापा पुलिस में रह चुके थे, हालांकि अब वो रिटायर हो चुके थे, लेकिन वो मेरी मदद कर सकते थे। उन्होंने कहा कि ठीक है बेटा, तुम वापस जाओ, उसे तुम पर शक नहीं होना चाहिए। मैं तब तक पुलिस से कांटेक्ट करता हूँ। अगर उसे शक हो गया तो वो आसानी से हाथ नहीं लगेगा। पापा से बात करके मुझे कुछ तसल्ली हुई थी। मुझे हौसला हुआ था कि अब मैं अकेली नहीं थी। मैं घर आकर घर के कामों में बिजी हो गई थी। मैंने उसे कुछ भी महसूस नहीं होने दिया था और रोज के रूटीन में बिजी रही, जबकि मेरा ध्यान दरवाजे की दस्तक पर लगा हुआ था। आधी रात को मैं बेचैनी से करवटें बदल रही थी, जबकि मेरा पति गहरी नींद में सो रहा था। अचानक जब दरवाजे पर दस्तक हुई तो मैं घबराकर उठ गई थी। ये इतनी रात को कौन आ गया? उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थी। मैंने कहा शायद पास से कोई आया हो। मैं दरवाजे की तरफ जैसे ही बढ़ी तो उसने मेरा हाथ पकड़कर मुझे रोक लिया और कहने लगा कि 1 मिनट रुक जाओ, दरवाजा मत खोलना। वो इधर उधर देखने लगा था, जैसे भागने का कोई रास्ता ढूंढ रहा हो। मैंने अपना हाथ छुड़वाया और कहा कि वो लोग दरवाजा तोड़ देंगे, और मैं भागकर दरवाजे की तरफ गई। मेरी उम्मीद के मुताबिक बाहर पुलिस मौजूद थी। उसने पुलिस को देखकर भागना शुरू कर दिया। तभी पुलिस ने आगे बढ़कर फौरन ही उसे दबोच लिया और पूछा कि कहाँ जा रहे हो, हमें भी अपनी सेवा का मौका दो। पुलिस ने उसे अपनी हिरासत में ले लिया। पुलिस ऑफिसर ने विशाल को देखते हुए कहा, यह अभी पिछले दिनों ही तो जेल से फरार हुआ है और ये चोरी करते हुए भी न जाने कितनी बार पकड़ा जा चुका है। पुलिस ने हमारे घर की अच्छी तरह से तलाशी ली और कुछ जरूरी सामान बरामद करके अपने साथ ले गई थी। विशाल हैरानी से मुझे देख रहा था। उसे तो पता भी नहीं होगा कि इन सब चीजों के पीछे मेरा हाथ था। मैंने उसे कानों कान खबर ही नहीं लगने दी थी। उसकी गहरी नजर मुझ पर जमी हुई थी। मुझे उसकी नजरों से डर लग रहा था। अगर वो जेल से छूट गया तो मुझे नुकसान पहुंचा सकता था, लेकिन अब मेरी कोशिश थी कि मैं उसके खिलाफ सारे सबूत इकट्ठे करूं ताकि वो लंबे समय के लिए जेल पहुंच जाए। पुलिस उसकी इस केस पर इंक्वायरी कर रही थी और पुलिस ने उसके बारे में जो कुछ भी हमें बताया उसने मेरे होश उड़ा दिए थे। वो एक झूठा और चालाक इंसान था। पुलिस ने बताया कि वो बहुत सारे गैर कानूनी कामों में शामिल था और पैसे कमाने के लिए वो कई तरह के घिनौने काम कर रहा था। इसके साथ साथ वो खूबसूरत लड़कियों की भी वीडियो बनाकर उनकी गलत रिकॉर्डिंग बेचकर पैसा कमा रहा था। सबसे तकलीफ वाली बात ये थी कि वो मुझसे पहले भी कई लड़कियों के साथ ऐसा कर चुका था। उन लड़कियों की खूबसूरती को उसने अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया था। मैं उन लड़कियों के बारे में सोचकर गुस्से का शिकार हो गई। विशाल की हकीकत सामने आ चुकी थी और मुझे एहसास हो रहा था कि मैं उसके जाल में फंस चुकी थी। मेरे लिए सब कुछ एक बुरी हकीकत थी। जो लाखों रुपए वो मेरे ऊपर खर्च कर रहा था, दरअसल वो मेरी वीडियो बनाने और उसको बेचने के लिए था। उसने मुझे अपनी मोहब्बत के झूठे वादों और कीमती गिफ्ट से बहकाया था। वो चाहता था कि मैं उसकी मोहब्बत के झूठे जाल में फंसूं और वो मेरा फायदा उठाए। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था कि मैंने इतनी जल्दी उस पर भरोसा किया था। मैंने विशाल के साथ अपनी जिंदगी गुजारने के जो सपने देखे थे वो सब टूट चुके थे और मुझे पता चल गया था वो सिर्फ मुझे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहा था। विशाल का एक एक जुर्म मेरे सामने आ चुका था। पापा ने उसको गिरफ्तार करवा दिया था और उस पर इतनी धाराएं लगवाई गई थी कि वो कभी जेल से नहीं छूट सकता था। यहाँ तक कि उसके गिरोह के लोगों को भी अरेस्ट कर लिया गया था। उन सब ने अपने अपने जुर्म को एक्सेप्ट कर लिया। मुझे यह हकीकत भी पता चल गई कि विशाल ने नीरज पर भी जानलेवा हमला करवाया था। इस सब में विशाल का ही हाथ था। ये जानकर मैं सदमे में चली गई थी। विशाल ने मुझे अपने जाल में इस कदर फंसा लिया था कि मैं उसकी हकीकत को जानने के बावजूद भी उसके बहकावे में आ गई। उसने जानबूझकर मेरे साथ मोहब्बत का खेल खेला था और मुझे अपने जाल में फंसाया। जब उसको ये पता चला था कि मेरी एंगेजमेंट हो चुकी है, तभी उसने नीरज की जान लेने का प्लान बनाया था। उसका मकसद यही था कि नीरज की जान लेने के बाद मैं किसी न किसी से तो शादी करूंगी ही। मगर अच्छी बात ये थी कि नीरज की जिंदगी तो बच गई थी, लेकिन मैं फिर भी विशाल को मिल गई और नीरज को इस हालात में एक्सेप्ट न कर सकी। नीरज के साथ जो कुछ भी हुआ था उसकी जिम्मेदार मैं ही थी। मेरी बात सुनने के बाद ही उसने नीरज को मारने का प्लान बनाया था।
विशाल के साथ साथ मैं खुद को भी नीरज का मुजरिम मानने लगी, मगर पछतावे के अलावा मेरे पास अब कोई रास्ता नहीं था। नीरज तो लाचारी की जिंदगी गुजारने पर मजबूर था और फिर मैं भी उसकी जिंदगी से निकल गई तो उसके पास जिंदगी में बचा ही क्या था। सबको पता चल गया था कि मेरे साथ क्या हुआ है। मैंने शर्मिंदगी की वजह से खुद को कमरे में बंद कर लिया था और अब मेरी हालत ऐसी हो चुकी थी कि मैं खुद से भी नजर मिलाने के काबिल नहीं रही थी। मम्मी पापा ने उस मुश्किल समय में मेरा बहुत साथ दिया था। वो जानते थे कि मैं कितनी तकलीफ में हूँ। अगर मम्मी पापा नहीं होते तो शायद मैं खुद को संभाल नहीं पाती, अपनी जिंदगी से हारकर शायद कुछ और ही कर बैठती। लेकिन उनकी मदद ने मुझे दोबारा जिंदगी जीने की हिम्मत दी थी। पापा ने मुझे विशाल से डाइवोर्स दिलवा दी थी। विशाल की तरफ से मुझे जो धोखा मिला था वो अब मेरी जिंदगी में एक बुरे रास्ते की तरह था, जिसे अब मैं पीछे छोड़ चुकी थी। नीरज पर जानलेवा हमला करना और उसकी जान को खतरे में डालने के जुर्म में विशाल को सजा दी गई थी और उसे बड़ी रकम हर्जाने के तौर पर भी नीरज को देनी थी। नीरज के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो अपना इलाज करवा सकता। जब उसको जुर्माने के पैसे मिले तो उसने अपने आर्टिफिशियल टांगे लगवा ली थी। आर्टिफिशियल टांगे लगने के बाद जब वो पहली बार अपने पैरों पर खड़ा हुआ तो उसकी हालत देखने के काबिल थी। उसे एक नई जिंदगी मिली थी। वो ऊपर वाले का शुक्रिया अदा कर रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे। सब लोग उसे उसके पैरों पर खड़ा देखकर बहुत खुश थे। वो जानते थे कि उनके बेटे ने इतनी तकलीफें झेलने के बाद अपने पैरों पर खड़े होने का हौसला बुलंद किया था। वो लाचारी के समय भी हिम्मत नहीं हारा था और अपने घर का बोझ उठा रहा था। सबसे खुशी की बात ये थी कि उसके माता पिता इतना सब होने के बावजूद भी मेरे घर दोबारा से अपने बेटे का रिश्ता लेकर आए थे। जिंदगी ने मुझे दोबारा से एक नया मौका दिया था। सुनीता आंटी ने कहा था कि अब दोबारा से हमारा बेटा आपकी बेटी के काबिल हो गया। हम उसे अपने घर की बहू बनाना चाहते हैं क्योंकि हमारा बेटा उसे पसंद करता है। उसकी पहली और आखिरी पसंद मेघना ही है। मेरे घर वाले बहुत परेशान थे। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। वो शर्मिंदा भी हो रहे थे। लेकिन नीरज ने मुझसे बात की और उसने कहा कि मैं तुम्हें ही पसंद करता हूँ और तुमसे ही शादी करना चाहता हूँ। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। मुझसे मेरे मम्मी पापा ने भी यही कहा कि बेटा, जिंदगी तुम्हें दूसरा मौका दे रही है और ये मौका बहुत अच्छा है। इसे अपने हाथ से मत जाने दो, वरना सारी जिंदगी पछताओगी। मैंने इस बात पर अपने मम्मी पापा की बात मानकर जो फैसला किया था वो मेरे लिए कामयाब बैठा था और इस तरह मेरी शादी नीरज के साथ हो गई। आज मैं नीरज के साथ एक खुशहाल जिंदगी गुजार रही हूँ। मैंने जो गलती विशाल की बातों में आकर की थी और नीरज को अकेला छोड़ दिया था, ये सब कुछ मैंने जानबूझकर नहीं किया था। नीरज ने मुझे माफ कर दिया था और अब वो मुझे बहुत इज्जत देता है और मेरा बहुत ख्याल रखता है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।